नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से एक कद्दावर नेता जो हैं, पिछले कई बार से जनप्रतिनिधि रहे हैं और सदन में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन अचानक उनका कांग्रेस छोड़ना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को छोड़ने के बाद उन्होंने बयान भी दिए मीडिया के समक्ष। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अब आरजेडी की बी टीम है और सीधा जनता दल यूनाइटेड में पहुंच गए और उन्होंने वहां आकर अपना जो है वो कुर्सी बनाने का प्रयास किया है। कुछ और बातें हैं इसके बाबत जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ दो आज मेहमान हैं। पहले मेहमान कांग्रेस से ही है, वरीय जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो आरएलएम के दलित जो महादलित प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक राम जी। ये भी अशोक राम जी हैं और इन दोनों से आज हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं राम संदेश राय साहब हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और तीनों मेहमान में सबसे पहले हम डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी के पास हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आप लोग सब लोग मिल करके जो एक दलित नेता हैं उनको निकाल बाहर कर दिए, उनको जदयू का दामन थामना पड़ा। आखिर कौन सा ऐसा भय हो गया था कांग्रेस पार्टी को अशोक राम जी से जिसके वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा? पहले तो आपका क्वेश्चन ही उल्टा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आया है उनका रिजाइनेशन का जो बात आया है उसमें कहीं इस ढंग का क्वेश्चन नहीं है जो आप क्वेश्चन रेज किए हैं। यह तो मीडिया का अपना ऊपर है, उस ढंग से आपने रेज किया है। जहां तक अशोक राम जी का पार्टी छोड़ने की बात है जी, यह निश्चित रूप से दुखदायी है, लेकिन यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है हम लोगों को भी कि आखिर वो पार्टी क्यों छोड़े। प्रथम दृष्टिया जो मुझे लगता है कि पार्टी छोड़ना उनके अवसरवादिता का द्योतक है। अच्छा, अब क्यों है अगर पूछिएगा तो उस पर आपको हम डिटेल बताएंगे। मतलब पिछले 5-6 टर्म से वो विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उस समय वो अवसर नहीं खोज रहे थे, अब अवसर खोजने लगे। ऐसे नेताओं को हम लोगों जैसे एक छोटा कार्यकर्ता के सामने रख के कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में विचार करने की जरूरत है। हम लोग भी 82-83 से कांग्रेस में हैं। दो बार संजोग से कांग्रेस ने मौका दिया, चुनाव लड़े, लेकिन समय साथ नहीं दिया, चुनाव जीत के नहीं आए। तो हमने तो पार्टी नहीं छोड़ा, हम तो पार्टी में आज हैं। और इसलिए हैं कि मुझे पार्टी के सिद्धांतों आइडियोलॉजी पर भरोसा है और मैं उसमें अपने आप को लीन मान रहा हूं, इसलिए मैं पार्टी में हूं। अवसरवादिता मेरे साथ नहीं है। अवसरवादिता होती तो मुझे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आया था, मैं जा चुके होते। अब रहा अशोक बाबू का बात, तो निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि उनके पिता बालेश्वर राम जी भी कांग्रेस के कदावर नेता थे और हमारे पिताजी के संजोग से मित्र भी थे। इस नाते हम छोटे भाई और बड़े भाई के रूप में उनके साथ व्यवहार रखते थे। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से उनसे कि जो व्यक्ति कांग्रेस में 2 पुश्तों से है और कांग्रेस ने हमेशा उनके प्रथम पुश्त बालेश्वर राम जी को भी सम्मान दिया और वो सांसद मंत्री सब रहे, और अशोक राम जी को भी सम्मान दिया, 5-6 बार एमएलए रहे, 3-3 बार उनको लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव नहीं जीते, तो उनका भाग है, उनका नसीब है, लेकिन पार्टी ने सम्मान दिया। पार्टी ने उन्हें एक वही व्यक्ति थे जो एट ए टाइम एआईसीसी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी मेंबर रहे और सीडब्ल्यूसी के भी मेंबर रहे। आप परोक्ष रूप से सर ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार इनका टिकट कंफर्म नहीं था कांग्रेस से, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी। आपने जो क्वेश्चन किया था पूरा आंसर सुन लीजिए। समय का समय का ख्याल है। इधर भी हमारे मेहमान अगर आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा तो जवाब भी सब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। तो उनको 5 बार एमएलए रहे, इसके बाद 4 बार उनको लोकसभा का टिकट मिला। और मैं एक घटना की तरफ आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 2000 में मैंने भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, बसंतपुर विधानसभा से हम हार के आए थे, और अशोक राम जी भी जीते थे, वो जीत के आए थे।
और जो आरोप उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस लालू जी की पिछलगू रह गई है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि 2000 में हारने के बाद हम लोगों ने विरोध किया था कि हम को सरकार में नहीं जाना है। अगर समर्थन देना आइडियोलॉजी के हिसाब से आवश्यक है तो बाहर से समर्थन दीजिए। उन लोगों ने पुरजोर वकालत किया था कि नहीं सरकार में रहना है और मंत्री रहे। 23 आदमी जीते, एक स्पीकर है स्वर्गीय सदानंद सिंह जी, और 22 के 22 मंत्री रहे, जिसमें एक अशोक राम जी भी थे। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण विसूत्री कमेटी है और माननीय अशोक राम जी विसूत्री के मंत्री थे। 2000 से लेकर 2005 तक विसूत्री कमेटी तक नहीं बनी। दूसरी घटना, 2010 में वो विधायक दल के नेता थे। हम लोगों ने कहा कि एक एक कैडर को जो पार्टी के लिए चिन्हित है, कांग्रेस शब्द उससे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर कांग्रेस है, वैसे वर्करों का लिस्ट बना के चुनाव लड़िए सभी सीटों पर। कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था 2010 में, और मैक्सिमम 90% 80% बाहरी लोग चुनाव लड़ रहे थे। इसके लिए जवाबदेह कौन है? क्योंकि सीएलपी के नेता हैं तो टिकट बांटने में उनकी अहम भूमिका थी, तो एक जवाबदेह वो भी है। और आज अगर पार्टी का यह हालात है और 40 वर्षों में सेकंड लाइनर नेतृत्व डेवलप नहीं हुआ है, तो इसके लिए अशोक राम जी जैसे नेता ही चिन्हित हैं जो पार्टी को इस हालात में लाए हैं। और उसमें बहुत लोग हैं। एक और नेता हैं जो भाजपा में गए, लोकसभा का चुनाव लड़े और इसके बाद उनको पार्टी ने सीएलपी बनाया, और जब विगत लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला तो अपने पुत्र को भाजपा में भेज दिए। ये भी अपने पुत्र को जदयू में भेजे हुए थे। तो इस ढंग के जो अवसरवादी नेता हैं, यही कांग्रेस को यहाँ तक पहुंचाए हैं, और कांग्रेस को यहाँ पहुंचाने के लिए बहुत बड़े दोषी लोग हैं। और इसके लिए आज हमारे जैसा वर्कर जो सेकंड लाइनर नेतृत्व में जा सकता था, आज भोग रहा है कि किसका देन है। और इसी को देख के हमारे आला कमान ने संज्ञान लिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि जदयू जो है अवसरवादियों को प्रश्रय दे रहा है। जदयू और भाजपा का लिस्ट उठा के देख लीजिए, 60% नेता कांग्रेसी हैं जो वहां जाके एमएलए एमपी बने हुए हैं। उसको है क्या? अगर उसको नेता लेना है तो गांधी जी को लेगा, पटेल जी को लेगा, उधार किससे लेगा? कांग्रेस से। क्योंकि कांग्रेस का ही इतिहास रहा है जो आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक उसकी भूमिका रही है, इसलिए उधार तो हमसे लेना ही पड़ेगा। फिर आपके पास आते हैं और हमारे साथ अशोक राम जी हैं, आरएलएम से हैं, इन्हीं से हम सवाल करते हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों को तवज्जो नहीं देती है? ये आप जानते हैं, क्योंकि जो अशोक राम जी जिन्होंने जदयू ज्वाइन किया है, वो ये भी बयान उन्होंने दिया था कि जो दलित हैं उनको वहां पर तवज्जो नहीं मिलता है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला था। अभी अशोक राम जी आए हैं, जदयू में ज्वाइन किए हैं, एनडीए के गठबंधन में हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं। अब वहाँ से आए हैं, निश्चित रूप से कोई घर से किसी दूसरे घर में जाना नहीं चाहता है। अगर घर में मान सम्मान मिले उनको, जिनको, तो कोई घर बदलना नहीं चाहता है। तो निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि मान सम्मान में कमी आ रही है। और कहते हैं ना कि हाथी का दांत दिखाने वाले होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं। तो निश्चित उनका पीड़ा रहा है, चूंकि वो खानदानी कांग्रेसी रहे हैं और उस तरह का उनको निर्णय लेना पड़ा। तो निश्चित है कि कलेजा पर पत्थर रख करके उन्होंने निर्णय लेकर के जदयू ज्वाइन किया होगा। तो ये बात सही है कि उनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा होगा, लग रहा होगा कि मैं दलित होने के नाते मुझे इस तरह का हो रहा है। उन्होंने अपने आकर करके जदयू में आस्था व्यक्त करते उन्होंने ज्वाइन किया है। अब कांग्रेस वाले हैं तो अपनी बात को, अपने घर को ना देखते हुए, निश्चित रूप से है पॉलिटिकल बयान तो यही होता है कि दूसरे को घर देख करके ज्यादा ताली बजाते हैं, लेकिन अपने घर में बहुत सारे मामलात हैं वो देखने हो गए उसमें। तो इसलिए उनका अपना इंटरनली मामला है, वो आए हैं एनडीए में, हम लोग स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस को अपना घर को देखना चाहिए कि आखिर इतना कदावर जो अपने पूरे जीवन लगाया, उनके फादर ने पूरे जीवन लगाया, ऐसे व्यक्ति आहत होने के बाद अगर कहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब तो उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उनको वो अवसरवादिता के शिकार हो गए, और ऐसे अवसरवादियों को जो है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी भरपूर परसर और संपोषित करता है। ऐसा नहीं है कि अवसरवादी, अवसर देखिए राजनीति में जो रहेगा, जिससे अवसरवादी नहीं रहेगा तो जीवित ही नहीं रहेगा। चाहे किसी दल में कोई व्यक्ति हो, एक छोटा कार्यकर्ता है, आरएलएन में है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं, तो आप भी अवसरवाद देखिए, अवसरवाद ही जीवित रखता है राजनीति में, इस बात को तो समझ लीजिए। अवसरवाद जरूरी नहीं है कि घर चेंज करके अवसरवाद, सब अवसरवाद पर ही जीता है आदमी। और राजनीति जब करता है तो मौका के तलाक में सब कुछ रहता है कि मौका मिले तो हमको, लेकिन मान सम्मान का भूखा सब लोग होता है। अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा, मैं अपने आप को घुटन महसूस करूंगा, तो निश्चित रूप से मैं विचार करूंगा कि मुझे उस घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और हमें लगता है वो व्याकुलता में
अपने आप को असहज महसूस किए, इसीलिए उन्होंने आकर के जदयू ज्वाइन किया है। चलिए, और यहाँ एक अधिवक्ता हैं, हम आपसे बात करेंगे, अधिवक्ता हैं, इनसे भी हम बात कर लें कि जिस तरह का माहौल है सर राजनीति गलियारे में, आप देख ही रहे हैं। जो डॉक्टर साहब है, इन्होंने सीधा इल्जाम लगाया है कि वो अवसरवादी हैं, जिस वजह से उन्होंने दल बदला है, जबकि उनका पूरा जीवन, उनके पिताजी का पूरा जीवन कांग्रेस में रह गया। क्या लगता है ये कितना बेनिफिशियल है आम जनता के लिए, आम बिहारियों के लिए? देखिए, अभी केवल अशोक राम जी की ही बात नहीं है, हर पार्टी में कुछ ऐसे पद लोलुप, स्वार्थी और सिद्धांत विहीन लोग जो हैं, वो समाज को दरकिनार करके वो अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए एक दल से दूसरे दल में बैगन, डगरा की बैगन की तरह ढुलकते रहते हैं। और जो सिद्धांतवादी है, जिस प्रिंसिपल से चलता है, जिस समाज के हित की बात करता है, वह किसी भी गर्त में चला जाएगा, वो विचार और सिद्धांत बदल करके इधर से उधर नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि जिस पार्टी में वो गए हैं, वो तो खुद पलटू राम है, तो पलटू राम की पार्टी में गए हैं अपने पद के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए। तो ये इसमें कांग्रेस पार्टी का दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राजद जो है एक दूसरे का बी टीम और ए टीम नहीं है, ये एक विचार और सिद्धांत का समन्वय है। और जिस विचार सिद्धांत से आरजेडी है, उसी विचार सिद्धांत के तर्ज पर कांग्रेस चल रही है या उनके गठबंधन की पार्टियां चल रही है। ये नहीं है कि हम मंडल और कमंडल के साथ चलते रहें। जो गरीब गुरुआ और सामाजिक न्याय की आवाज जो देगा, वो महागठबंधन में है। और उसमें जो लोग हैं जिनको पद और प्रतिष्ठा नहीं मिली है, वो सिद्धांत और विचार के साथ जो लैस हैं, वो उसमें बैठे हुए हैं चुपचाप, चाहे किसी गर्त में चले जाएं, लेकिन समाज के हित करना है, देश के हित में काम करना है, तो हम पार्टी नहीं बदलेंगे। और यदि पार्टी बदलने वाला है कोई भी व्यक्ति, हर पार्टी में इधर उधर आजकल देखते हैं सीजन आ गया बरसाती मेढक की तरह, जो इस पार्टी से उस पार्टी से क्यों जा रहे हैं, ये हम आप सब जानते हैं, आम जनता देख रही है कि सिर्फ पद और प्रतिष्ठा, एमपी एमएलए बनने के लिए। राय साहब, आप कानून के पुजारी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जो बयान दे रहे हैं वो बड़ा ही मार्केबल बयान है। जिस तरह का आप बयान दे रहे हैं, आप सीधा कह रहे हैं कि डगरा के बैगन लोग जो होते हैं, बरसाती मेंढक जो होते हैं, इस तरह से अपना दल बदलते रहते हैं। इसका बेनिफिट कितना मिल रहा है बिहार के आम पब्लिक को? इसका सबसे बड़ा हानि बिहार के आम जनता को है, जो इधर से उधर जा करके पार्टी के नाम पर आम जनता के आंख में धूल झोंक करके विधायक और एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, और बन करके आम जनता का शोषण करना है और लूटपाट करना है। यदि वो विचार और सिद्धांत के साथ चलने वाला है, सिद्धांतवादी व्यक्ति है, तो वह यदि कहीं विधायक बनता है, किसी पार्टी में एमपी बनता है, तो वो अपने समाज का जिस विचार और सिद्धांत के साथ चलता है, उन लोगों के लिए वो लड़ मरेगा, वो बदल नहीं सकता है। इसलिए दल बदलू पर कोई भरोसा नहीं। चलिए, अशोक राम जी, क्या लगता है जो कह रहे हैं वकील साहब, सही है ये डगरा के बैगन लोग हैं? देखिए, वकील साहब है वो किसी पार्टी से ग्रसित हैं, इसलिए उनका बयान आ रहा है। अच्छा। आप इससे पहले अध्यक्ष थे जी। अध्यक्ष थे, अपने बेटा को किस दल से लड़ाए हैं, इसको भूल जाएंगे क्या आप? मुंह मत खुलवाइए। नहीं, खोलिए आप, जो नहीं मत खुलवाइए। क्योंकि भाई आप अगला को कह रहे हैं, आप अध्यक्ष होते हुए अपना बेटा को किस दल से टिकट दिलवाने का काम किया, लड़वाने का काम किया? नीति सिद्धांत ना बताएं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आजाद है, हर अपने मान सम्मान के लिए कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत बार दोषारोपण करने का जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में मान सम्मान के लिए सब लड़ रहे हैं, तो अशोक जी को लगा है इस तरह का, और उन्होंने आकर के पार्टी ज्वाइन किया है। तो साहब क्या कहेंगे? अध्यक्ष का नाम नहीं बताया, कौन अध्यक्ष अपने बेटा को लड़ाया? नाम बताते ना, तेरा नाम पूछ लीजिए। नहीं, आपको तो पता होगा। नहीं, वो नाम बताते, हम जवाब दूंगा। आपको भी पता है। नहीं, उनसे आप पूछ लीजिए किसके बारे में। चलिए अशोक जी, आप ही बताइए कि किन के बारे में चर्चा हो रही है, तब इनसे हम बात करें। बताएंगे, इसके पर प्रभारी थे वो। अच्छा। बहुत नाम लेंगे तो बहुत सारे गिनवा सकते हैं, जो लोग किए हैं सो। हाँ। तो इसलिए वो कहने उस पर जाने की जरूरत नहीं है। हर लोग उदाहरण मांग रहे हैं। उदाहरण देखिए ना भाई, पिछले विधानसभा में देखिए ना भाई, अपने रहते हुए कदार बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, संभाले हुए थे तगमा, और बेटा करने हो तो जाके दूसरे दल से दिलवाने का काम किए, चुनाव लड़वाने का काम किए। तो बता रहे हैं, नाम बतावे ना। बताएंगे, समय आने दीजिए, समय में बताऊंगा। समय का इंतजार है। दोषारोपण नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए, जिनके बारे में चर्चा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जिनके बारे में चर्चा ये कर रहे हैं अशोक राम जी, जो चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में आप भी
बहुत बार नहीं। चर्चा कर चुके हैं। नहीं नहीं, आप नाम बताइएगा तो हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। माने आप ढके हुए हैं, इतना तो डेयर कीजिए। अगर बोलने का साहस रखते हैं, आरोप लगाने का साहस रखते हैं, तो विधिवत रूप से आरोप लगाइए। हम इस पर विश्वास करते हैं। मतलब अशोक राम जी डर रहे हैं। बिल्कुल, तनाव कैसे बता रहे हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया तो क्वेश्चन क्लियर करना पड़ेगा ना। अधूरे क्वेश्चन का जवाब क्या दीजिएगा। अब उनके 2-3 बातों का जवाब हम दे रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है। अभी हमारा अध्यक्ष कौन है? ये राजेश राम जी। राजेश राम जी है। क्या है? दलित है। दलित है। उनके पिताजी भी क्या थे? मंत्री थे। वो क्या है? दलित है। और अशोक राम जी भी उसी बिरादरी से आते हैं, रविदास से, जिससे हमारे राजेश राम जी है। अशोक राम जी को लगा कि अब सेकेंड लाइनर तो तैयार हो गया। कांग्रेस ने एक दलित सेकेंड लाइनर को एज ए लीडर प्रोजेक्ट कर दिया। आने वाले दिन में एज ए लीडर मेरा प्रोजेक्शन अब संभव नहीं है। तो एक दलित को उभरते हुए देख के एक दलित ने दल छोड़ा। और मैं आपके माध्यम से अशोक राम जी से पूछना चाहता हूं कि वो बतावें कि विगत 40 वर्षों से, 90 से लेकर अभी तक, कांग्रेस में किसी भी बिरादरी का सेकंड लाइनर नेतृत्व डेवलप क्यों नहीं हुआ, जबकि वो लोग नेता थे। इसकी जवाबदेही उन लोगों की थी। वो केंद्र से लेकर यहां तक संगठन में जुड़े हुए थे और सीएलपी भी रहे हुए हैं। 2010 में 80% बाहरी चुनाव क्यों लड़ा, जबकि टिकट चयन के एक कमेटी के महत्वपूर्ण अंग थे सीएलपी के रूप में डॉक्टर अशोक राम जी। इन सारी बातों को जवाब उनको देना होगा और ये भी बताना होगा कि राजेश राम जी से उनको भय क्यों है। राजेश राम जी भी दलित हैं, उनके उभरते हुए चेहरा से उनको भय क्यों है, क्यों उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक सेकंड लाइनर नेतृत्व का डेवलपमेंट जो उन्हीं की बिरादरी से है, यह अशोक राम जी को क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ। सेकंड लाइनर का मतलब क्या? उनका बेटा। क्या पार्टी ने उनके बेटा को मौका नहीं दिया? पार्टी ने उनके बेटा को युवा कांग्रेस का बनाया था पदाधिकारी और टिकट के लिए भी लगे हुए थे। टिकट भी दिया संभवतः, और उनको 4-4 बार एमपी का टिकट दिया। इसके बाद भी अगर ये आरोप लगा के जाते हैं तो 100% दलित आज के डेट में कांग्रेस के साथ है, 100% मुस्लिम आज के डेट में कांग्रेस के साथ है, मैक्सिमम स्वर्ण कांग्रेस के साथ है, ओबीसी का मैक्सिमम पार्ट, ईबीसी का मैक्सिमम पार्ट कांग्रेस के साथ है। और पार्लियामेंट के रिजल्ट का एनालिसिस करके देख लीजिए कि जितना हमारे एमपी जीते हुए हैं और वो किस किस बिरादरी से आते हैं। चलिए अशोक राम जी, आपसे अब आखिर में हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या दलितों में आपस में द्वंद्व है? राजनीतिक जो कर्ता दलित हैं उनमें आपसी द्वंद्व है, आपसी जेलसी है। क्या इसी वजह से अशोक राम जी ने जदयू का दामन थामा है? ऐसा कोई बात नहीं, कोई जलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिनके बारे में, राजेश राम के बारे में जान रहे हैं, तो मैं नजदीकी साहब जानते हैं कि राजेश जी से कितने अच्छे संबंध है, मेरा क्या है। हाँ। मैं जानता हूं, और क्यों मुखरा बनाया गया उनको, ये सब जानते हैं। तो राजेश जी कितना दलित को वोट कन्वर्ट कर पाएंगे कि मुखौटा बन के रहेंगे, उस समय आने वाला दिन बताएगा। अब ऐसा है कि जली से के क्या है तो इंदरूनी ये लोग जानते होंगे, क्योंकि पार्टी के लोग हैं, पार्टी में क्या चलता है। जैसे मेरे पार्टी के बारे में मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है, तो निश्चित है कांग्रेस वाले ही जानते होंगे। कहीं जली सुलिस नहीं है। और ये मुखौटा बनाना, तो हमारा तो राष्ट्रपति बना हुआ है, दलित चेहरा इससे बड़ा पोस्ट हो सकता है देश में क्या? राष्ट्रपति हमारा है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जो कहते हैं कि निर्णायक बॉडी में, जो कांग्रेस की बात करते, निर्णायक बॉडी किसके हाथ में रहा है, फिर कभी बातें होगी तो इस पर विस्तार पूर्वक बातें होगी। आज भी निर्णायक बॉडी जो बना है उनके यहाँ, चाहे प्रभारी हो, चाहे जो टिकट बांटने वाले जो प्रभारी जिनको अब बनाया गया प्रमुख, कौन लोग है, इसलिए उस पर बातें करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जहां लगेगा कि मान सम्मान मिल रहा है, लोग जाते हैं। और ये उनकी अपनी व्यक्तिगत, उनका पार्टी का मामला है, उस पर ज्यादा कुछ कहने के। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एनडीए में मैं पार्ट में हूं, और इसी लेकर के मैं स्वागत करता हूं। चलिए, तो आप स्वागत कीजिए। उम्मीद है कि भाई जिस स्वागत के लिए आप उनकी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें फिर से मौका मिले, प्रतिनिधित्व करने का अलग मुद्दा है। सर, आपसे आखिर में हम एक ही सवाल पूछेंगे कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, यानी पार्टी छोड़ो पार्टी पकड़ो, तो क्या लगता है ये बिहार का, जहाँ कहा जाता है कि विश्व के लोकतंत्र की जननी है ये धरती, इस धरती पर जिस तरह से माहौल बन रहे हैं अपने स्वार्थ हित में, अपने हित को साधने के लिए, ये हमारे आने वाले राजनीतिज्ञों के लिए, जो अभी हमसे छोटे हैं, जो सीख रहे हैं राजनीति, उनके लिए कितना ये लाभकारी सिद्ध होगा? देखिए,
मैंने कहा कि जो पद और प्रतिष्ठा के लोलुप लोग हैं, अति महत्वाकांक्षी और सिद्धांत और विचार विहीन लोग हैं, जिनके पास अपना कोई सिद्धांत नहीं है, समाज के प्रति कोई सोच नहीं है, वैसे लोग इधर से उधर आते रहेंगे, जाते रहेंगे और ये समाज का सबसे बड़ा हानिकारक तत्व लोग हैं। उनसे कोई आने वाले पीढ़ी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। संस्कार जिसको जहां घर से मिलता है वो बाजार में खरीदने से नहीं मिलती है। जो विचार और सिद्धांत से लैस होगा वो रोड पर उतर करके समाज के हित में काम कोई ऐसा नेता बताएं जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिसका जो गुण होना चाहिए, बिहार में कोई ऐसा नेता है? देखिए, इस पर हमसे कोई पार्टी के नेता पर कमेंट नहीं कराया जाए, लेकिन मैंने कहा कि जो सिद्धांत विहीन लोग हैं उस समाज का हितैषी नहीं है। चलिए आपसे ही हम सवाल पूछते हैं, वही सवाल जो हमने वकील साहब से पूछा। बिहार में कोई ऐसा नेता है जिसके अंदर सिद्धांत हो, नीति हो और वो समभाव की भावना रखता हो? मैंने आपको कहा कि सेकंड लाइनर प्रोजेक्शन नहीं हुआ कांग्रेस में 40 वर्षों से। तो जो सेकंड लाइनर नेता हो सकते थे कांग्रेस में, उसमें बहुत लोग हैं। एक उदाहरण मैं भी हूँ, जिसको ये मतलब नहीं है कि हमको बेटा को पुटअप करना है, अपने लिए कुछ करना है। तो लीडरशिप प्रोजेक्शन अगर नहीं होगा, और मेरा ही कहना है कि पुराने नेताओं का जो एज ग्रुप है, जैसे एलपी शाही, रामाश्रय सिंह, कर्पूरी ठाकुर जी, इन लोगों का जो एज ग्रुप था और इसके बाद वाला जो एज ग्रुप है और हम लोगों के एज ग्रुप के बीच वाला जो पीढ़ी है, यह जो आज पूरे राष्ट्र में राजनीति की धुरी को बर्बाद कर रहा है और बदनाम कर रहा है। आने वाला सेकंड लाइनर हम लोगों का पीढ़ी इसी मुहिम में काम करता है कि हमको देश के लिए काम करना है, राज्य के लिए काम करना है और पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ काम करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने अपना अमूल्य समय दिया हमारे चैनल को और बातचीत की। वर्तमान जो ज्वलंत मुद्दा है कि दल बदल जो हो रहा है हमारे राज्य में और पार्टियों में, ये कितना बेनिफिट होगा हमारे राज्य की जनता के लिए। हम आगे भी बातचीत को बढ़ाएंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे और आपसे भी रूबरू कराएंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।